जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हिंदी ग्रामर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। क्रिया बहुत इजी टॉपिक लगता है। अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि क्रिया बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो बहुत डीप हो गया। आज से 10 साल पहले जो ट्रेंड था वो कुछ अलग था, वर्तमान समय में जो ट्रेंड है वो अलग है। तो वर्तमान समय के ट्रेंड को देखते हुए, प्रश्न पूछने के ट्रेंड को देखते हुए हम बहुत डीपली क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होंगे, कैसे कैसे एग्जाम्पल परीक्षा के अंदर आते हैं, सारी पॉइंट्स हम इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। आइए शुरुआत करते हैं आज आज की क्लास का। क्रिया, सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि क्रिया होती क्या है। भाई थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्रिया यानी कार्य का करना, क्रिया यानी कार्य का करना, ठीक है। यानी वाक्य में जिस जिस शब्द के द्वारा वाक्य में जिस शब्द के द्वारा कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ओके, तो वही क्रिया हम पढ़ेंगे। परिभाषा से लेकर के प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। यानी वाक्य में जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। ओके, तो क्रिया यानी कार्य का करना या होना, क्रिया यानी कार्य का करना। क्रिया का अर्थ भी यही होता है। एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, तो कार्य का करना ही क्रिया का अर्थ होता है। ओके, कार्य करना या कार्य का होना, जिन शब्दों के माध्यम से हमें ये पता चल जाए कि कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया। ओके, अब ये जो क्रिया होती है इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। यानी जो क्रिया शब्द है, ये पूछा जाए परीक्षा में, ये क्रिया शब्द है, ये कैसा शब्द है, तो ध्यान रखना क्रिया एक विकारी शब्द होता है। अभी तक बहुत बार आपने क्रिया पढ़ी होगी, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से हम चलेंगे, ठीक है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द तो आप जानते होंगे, यानी वे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव पड़ता हो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, कारक, विभक्ति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता हो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्ययी भी कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विकारी की। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, पुरुष आदि का प्रभाव पड़ता हो, आदि के कारण परिवर्तन आ जाता हो, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंदर 4 शब्द आते हैं, जिसमें संज्ञा हमने पढ़ ली, इसके बाद में सर्वनाम हमने पढ़ लिया, विशेषण हमने पढ़ लिया, और आज इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो ये चारों के चारों ध्यान रखना है कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द, यानी इनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। क्लियर? तो ये प्रश्न जो आपके स्टेटमेंट आते हैं वहां से इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ओके,
विकारी शब्द होगा। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द। अब एक प्रश्न और बनेगा, धातु। संस्कृत के अंदर आपने सुना होगा धातु, क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव संस्कृत से हुआ है। तो धातु क्या होती है? यानी जो क्रिया होती है उस क्रिया का मूल शब्द, क्रिया के मूल शब्द को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को, क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ओके, जैसे पढ़, ये पढ़ धातु है, लिख धातु है, चल धातु है, ये सब के सब क्या है? धातु हैं। क्लियर? तो क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे कहते हैं धातु। उसे क्या कहा जाता है? धातु। अब हिंदी के अंदर ये जो धातु होती है, इस धातु के अंदर ही प्रत्यय लगा दिया जाता है और प्रत्यय लगा करके क्रिया बना दी जाती है। इसमें जैसे पठ धातु है, यहाँ पे पढ़ धातु, पठ धातु संस्कृत के हिसाब से होगी, हिंदी में बोलेंगे पढ़। पढ़ धातु में ना प्रत्यय और जोड़ देंगे तो बन जाएगा पढ़ना। और ये पढ़ना क्या है? क्रिया। यही क्या है? क्रिया। तो धातु में ना जोड़ करके हम क्रिया बना लेते हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। क्रिया यानी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे कार्य करने का या कार्य के होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में हम उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है? क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द के अंदर ये भी ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों शब्द विकारी शब्द होते हैं। स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु। और धातु के अंदर प्रत्यय जोड़ करके हम वापस क्रिया बना लेते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो क्रिया होती है, देखिए क्रिया क्या होती है, इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है? क्रिया को हमें पहचानना है। सीधा सीधा प्रश्न बन जाए कि इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो ध्यान रखना इसमें पढ़ता जो शब्द है इसके अंदर क्रिया है, और ये जो क्रिया होगी वो होगी पढ़ना। कौन सी क्रिया है? पढ़ना। क्योंकि पढ़ना क्रिया से ही पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, है ना? इस प्रकार से बन सकता है, पढ़ा, इस प्रकार से। देखिए वाक्य के अंदर ये तो हो गया कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है उसे तो कहते हैं कर्ता। क्या कहा जाता है? कर्ता। ओके? और कार्य करना या कार्य होने का बोध होता है उसे कहा जाता है क्रिया। अब यहाँ पे देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या कार्य किया जा रहा है? कार्य ये हो रहा है पढ़ना, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ना क्या होगी? क्रिया होगी। पढ़ना क्या होगी? क्रिया। पुस्तक कर्म है, यानी ये क्या होगी? ये हो गया कर्म। आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। क्लियर? तो ये चीज यहां से क्लियर होगी कि जो कार्य किया जा रहा है या कार्य होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस वाक्य में हमने देखा पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब बात ये आती है कि ये जो क्रिया है इस क्रिया को कितने प्रकारों में बांटा गया है? क्रिया को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? क्रिया के प्रकार, यदि हम क्रिया के प्रकारों की बात करें तो क्रिया को 3 प्रकारों से हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है? वो 3 भाग क्या हैं? एक तो होगा कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। एक संरचना के आधार पर क्रिया, क्रम के आधार पे, संरचना के आधार पे और काल के आधार पे। इस प्रकार से हम
इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रम के आधार पर, क्रिया का प्रकार क्रम के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर पे संरचना के आधार पे, इसके आधार पे संरचना के आधार पर, संरचना, ठीक है, संरचना के आधार पर। और तीसरे नंबर पे रहेगी काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। तो ये होगी संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और 3 नंबर पे काल के आधार पर। इस प्रकार से जो क्रिया होती है उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, संरचना के आधार पे, क्रम के आधार पर और काल के आधार पर, ठीक है। क्रम के आधार पर फिर इसको हम पुनः 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्रम के आधार पर 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक तो रहेगी अक्रमक, अक्रमक, और दूसरी रहेगी सक्रमक, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, ठीक है। संरचना के आधार पर इसे हम 5 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड करके हम अध्ययन करेंगे, और काल के आधार पर हम 3 पार्टों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि क्रम के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। क्रम के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना है, क्रम के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्रम के आधार पर पहले नंबर पे पढ़ेंगे क्रम के आधार पर, ओके। तो क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भाग? 2। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भाग? 2, ठीक है। कौन कौन से? अक्रमक और सक्रमक, अक्रमक और सक्रमक। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे अक्रमक क्रिया। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे अक्रमक क्रिया। आगे विपरीत में आपको बताऊंगा अक्रमक और सक्रमक को पहचानना, ठीक है। ट्रिक के द्वारा अक्रमक और सक्रमक क्रिया को पहचानना, ये हम देखेंगे। तो अक्रमक क्रिया क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें अक्रमक क्रिया क्या होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कर्मक। कर्मक का अर्थ होता है कर्म। क्या होगा? कर्म। लेकिन इससे पहले लग गया ए उपसर्ग लग गया, तो ये किसका काम करेगा? विरोध करने का, निषेध करने का। यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता हो, उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया। यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव, यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। वहां अकर्मक क्रिया होती है या उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़े, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो इधर, यहाँ पे मैंने लिखा है यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता के ऊपर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, यानी क्रिया का प्रभाव कह सकते हैं या क्रिया का फल कह सकते हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है, तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल सीधा कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। कैसी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे सीधी सी बात है, यहां पे कर्म होगा ही नहीं तो कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है। यहाँ पे क्रिया क्या है? नाचना। और नाचने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सीधा सीधा राधा के ऊपर पड़ रहा है, यानी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है वहां पे क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और देखो, बालक सो रहा है, सो रहा है। अब सोना क्या है? क्रिया। सोना धातु भी होता है, ठीक है। सोना वो मत मानना गोल्ड, स्लीप यानी सोना है ना, नींद लेना। तो सोना क्या है? क्रिया है। और इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बालक के ऊपर पड़ रहा है। तो यहां पर कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव सीधा ही कर्ता के ऊपर पड़े तो फिर वो अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी होती है इसके विपरीत, एकदम अपोजिट, सकर्मक क्रिया। अब पहले तो इसके जो शब्द हैं इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे आप? सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। कौन सी? 2 नंबर पे रहेगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक, कर्मक मीन्स कर्म, और से मीन्स क्या होता है? से मीन्स होता है सहित। यानी ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी वाक्य के अंदर यदि कर्म मौजूद होता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। यदि डेफिनेशन देख लेते, यदि वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल को और क्या कह सकते हैं? प्रभाव भी कह सकते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़ करके, कर्ता पर ना पढ़ करके कर्ता पर न पढ़ करके कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। कैसी क्रिया कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, वाक्य के अंदर सीधा सीधा प्रभाव यदि कर्ता के ऊपर पड़ जाता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। और यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके वाक्य में दूसरे जो पार्ट होते हैं जैसे कर्म है, कर्म के ऊपर पड़े तो वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हुई? जैसे देखो यहां पे, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ओके, यहाँ पे देखिए पढ़ना, पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ओके, तो ये जो पढ़ना है इसका प्रभाव पड़ा है पुस्तक के ऊपर, ना कि मोहन के ऊपर, ना कि मोहन के
ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, पुस्तक के ऊपर। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, तो यहां पर होगी सक्रमक क्रिया। कैसी क्रिया होगी, सक्रमक। देखिए अभी क्रम को पहचानने की मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे मोहन करता है और पढ़ने का प्रभाव पड़ रहा है पुस्तक के ऊपर, ना कि मोहन के ऊपर, ठीक है। तो मोहन के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़े, यानी कर्ता के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहां कैसी क्रिया होगी, सक्रमक क्रिया होगी। जैसे और उदाहरण देखो, बंदर फल खाता है, बंदर फल खा रहा है। इस वाक्य में देखो खा रहा है, खाना, ये क्या होगी, क्रिया, ये क्या होगी, क्रिया। लेकिन कैसी क्रिया है इसका अभी हमें पता नहीं। हम देखेंगे ये जो खाने का प्रभाव है, या खाने का जो प्रभाव है, ये किसके ऊपर पड़ा है, फल के ऊपर, ना कि बंदर के ऊपर। बंदर को थोड़ी खा रहा है, फल को खा रहा है। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, कर्ता को छोड़ करके, यानी दूसरा जो बच गया वो है हमारा कर्म, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव यदि कर्म के ऊपर पड़ता है तो वो होती है सक्रमक क्रिया। अब देखिए कुछ क्रिया ऐसी होती हैं, सक्रमक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकर्मक जो क्रिया होती है उनसे सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। वाक्य में तो आप पहचान लोगे, वाक्य के अंदर तो आप इनको पहचान लोगे, जहां पे कर्म होगा सक्रमक और जहां पे कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव अकर्मक होता है, जिन्हें हम स्वाभाविक क्रिया कह सकते हैं या अकर्मक अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अकर्मक जिसे स्वाभाविक भी कहते हैं, अकर्मक या स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया नाम से ही पता चल रहा है, स्वभाव यानी अपने आप जो घटित होने वाली क्रिया होती है वहां पे अकर्मक क्रिया होंगे। ज्यादातर 90%, 90% है वो अकर्मक क्रिया होंगी, ठीक है। लेकिन वाक्य के अंदर जब इनको काम में लेते हैं तो वहां पे सक्रमक भी बन सकती है, इसीलिए मैंने आपको 90% बताया है। 10% सक्रमक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर हालत में अकर्मक ही होंगी, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। स्वाभाविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं या अकर्मक क्रिया कौन कौन सी है, ये आपको देखना है। जो 90% अकर्मक के अंदर आती हैं, इनमें आती है जैसे हमारे जो भी काम, जैसे उठना, बैठना, रोना, हंसना, उड़ना, है ना, गिरना, फिसलना, चिल्लाना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, ये सारे अकर्मक में आते हैं। मैं नोट करवा देता हूं। जैसे हंसना, हंसना कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। सीधा सीधा पूछा जाए कि हंसना कैसी क्रिया है, तो आपको बताना है अकर्मक क्रिया है। इसका अपोजिट होता है रोना, तो ये भी कैसी क्रिया है, कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है ना। हंसना, रोना, सोना, सोना ये धातु नहीं है, अभी मैंने बताया था सोना यानी स्लिप, है ना। सोना है, जगना है, दोनों आ जाएंगे, अपोजिट वर्ड भी आ जाएगा। उठना है, उठना के साथ में बैठना भी हो सकता है, उठना, बैठना, ठीक है। हंसना, रोना, उठना, बैठना, चिल्लाना, कूदना, चिल्लाना, मुस्कुराना, मुस्कुराना, ठीक है। चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं। जैसे आपके आ जाए कूदना, कूदना भी कह सकते हैं, उछलना भी कह सकते हैं, उछलना भी हो सकता है, कूदना हो सकता है ना। इसके अलावा नहाना, नहाना भी कैसी क्रिया है, जो अपने आप होती है। नहाना हो गया, उड़ना हो गया, उड़ना, उड़ना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, जाना,
आना, डैश नहीं लगेगा यहाँ पे, जाना आना आदि सब क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया के अंदर शामिल की जाती है। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अकर्मक क्रिया ये यदि वाक्य में प्रचलित होंगी तो वहां पे 90% अकर्मक रहेंगी, 10% हो सकता है सकर्मक भी हो। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा ऐसे दे दे, ये दे दे कि हंसना है, वो कैसी क्रिया है, तो स्वाभाविक क्रिया है, इसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत शामिल करेंगे। मुस्कुराना ये भी अकर्मक क्रिया होगी, उछलना ये भी अकर्मक होगी, नहाना उठना बैठना जगना है ना, चिल्लाना उड़ना जाना आना ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और भी होती है जैसे दौड़ना है बोलना है, इस प्रकार की जो अपने आप घटित होने वाली क्रिया होती है वो होती है 90% अकर्मक क्रिया। क्लियर। इसके अलावा कुछ क्रिया ऐसी होती हैं अकर्मक क्रिया जो 100% अकर्मक में ही शामिल की जाती है। किसमें शामिल की जाती है, अकर्मक में ही शामिल की जाती है। वो क्या होती हैं, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। प्राकृतिक क्रिया, अब तुम कहोगे कि ये प्राकृतिक क्रिया कैसी होती है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। प्राकृतिक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, ऐसी क्रियाएं जो प्रकृति के द्वारा घटित होती हैं। तो जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, हमेशा अकर्मक होंगी। कैसी क्रिया होंगी, अकर्मक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सूरज उगता है, सूरज उगता है या उग रहा है, सूरज उग रहा है। अब ये उगना जो क्रिया है ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा घटित हो रही है। तो कैसी क्रिया होगी, अकर्मक। ये निश्चित है 100% ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे धूप निकलेगी, धूप निकल रही है, धूप निकल रही है, निकल रही है तो निकलने दो, लेकिन क्रिया पूछी जाए तो आपको बता देना है कैसी क्रिया है, कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कैसी क्रिया रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। अब ये तो अपने आप खिल रहे हैं ना, प्रकृति के द्वारा खिल रहे हैं, हमारे खिलाने से थोड़ी खिले, प्रकृति के द्वारा खिल रहे हैं। तो ये खिलना, खिलना शब्द है, इसमें क्या आ जाएगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। कौन सी क्रिया रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। ओके, और देखो जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, रोक दो भी, आपसे रुके तो, चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है, दोबारा से हवा लिख दो, हवा चल रही है। तो हवा का चलना ये भी क्या है, प्राकृतिक क्रिया है। और जो भी प्राकृतिक क्रियाएं होंगी वो किसके अंदर आएंगी, अकर्मक क्रिया के अंदर इनको शामिल करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इनको हमने देख लिया। अब हम इनको विद ट्रिक समझेंगे, यानी कि वाक्य के अंदर हम कैसे पहचाने कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, यदि क्रिया से पूर्व, यदि क्रिया से पूर्व क्या या किसको ये शब्द लगा करके प्रश्न किया जाए और उस प्रश्न का उत्तर उस वाक्य में मिल जाए तो वहां पे होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। तो ये आपको पहचान याद रख ली है, पहचान। पहचानने की ट्रिक क्या बनेगी, यदि वाक्य में क्रिया से पूर्व, क्रिया से पूर्व लगा, पूर्व
क्या या फिर किसको, क्या या किसको, इसे ही कहते हैं किसे। क्या, किसे या किसको लगाकर, अब ये लगाएंगे तो प्रश्न बनेगा, लगाकर प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए और उस प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर वाक्य में कहीं भी मिल जाए, वाक्य में मिल जाए, वाक्य में मिल जाए तो सक्रमक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? सक्रमक क्रिया होगी, सक्रमक क्रिया होगी। ठीक है, दोनों को एक साथ में लिखा देता हूं। अन्यथा, अन्यथा कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। एक बार दोबारा से देखो, कोई भी वाक्य दिया होगा, कोई भी वाक्य दिया होगा और वाक्य के अंदर आपको क्रिया की पहचान करनी है कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो उस समय आपको करना क्या है? वाक्य में क्रिया से पूर्व, वाक्य के अंदर जहां क्रिया होती है उस क्रिया से पूर्व क्या, या तो क्या शब्द लगाना है या किसको शब्द लगाना है। इन दोनों में से कोई भी शब्द लगा करके देख लो, दोनों लगा करके देख सकते हो बारी बारी से। ठीक है, और यदि जो प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्न का उत्तर आपको उस वाक्य में मिल जाए तो वहां पर होगी सक्रमक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? सक्रमक। और यदि प्रश्न का उत्तर उस वाक्य के अंदर नहीं मिले तो फिर वहां होगी अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। देखिए उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, उदाहरण देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। यदि आपको कर्म का पता नहीं है, वैसे तो वाक्य में क्लियर दिख रहा है कर्म, लेकिन कर्म का पता भी नहीं हो, कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जहां पे कर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तब आप यहाँ पे क्या या किसको ये प्रश्न कर सकते हो और वाक्य में उत्तर मिल गया तो फिर आपकी सकर्मक क्रिया हो गया होगी, नहीं तो अकर्मक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिया क्या है? देखो मैंने क्या कहा, मोहन पढ़ना क्या है? क्रिया। इससे पूर्व लगा देंगे क्या, इससे पूर्व क्या लगा देंगे क्या। ठीक है, क्या लगाएंगे या फिर किसको लगाएंगे, क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे। ये क्या कहां पे लगता है, किसको कहां पे लगता है, इसका भी मैं अभी जिक्र करूंगा। तो क्या या किसको लगाएंगे, यहाँ पे मैं क्या लगा करके प्रश्न कर रहा हूं। मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि इसका उत्तर हमें यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो मोहन क्या पढ़ता है, क्या लगा दिया। अब उत्तर देखो, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या का उत्तर क्या आ गया? पुस्तक। क्या का उत्तर क्या आ गया? पुस्तक। और ये जो पुस्तक है ये क्या कहलाएगा? कर्म। हमें यही देखना था कि कर्म है या नहीं, तो ये जो पुस्तक है ये क्या है? कर्म। इस प्रकार से ये क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और देखो उदाहरण, और देखिए उदाहरण, जैसे मैं बात करूं, सोहन, सोहन
फल खाता है, फल खाता है। देखो सोहन फल खाता है, यहां पे भी प्रश्न करेंगे सोहन क्या खाता है, और क्या का उत्तर हमें मिल गया फल। तो ये क्या है कर्म, तो ये भी कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है सर, सकर्मक क्रिया समझ में आ गई। अब अकर्मक क्रिया का कैसे पता करेंगे, तो उनके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। अकर्मक क्रिया है इसका कैसे पता करेंगे, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, राधा नाचती है, नाचती है, राधा नाचती है। इस वाक्य में ये जो क्रिया है नाचना, इससे पहले लगाएंगे क्या या किसको, देखते हैं। राधा क्या नाचती है, राधा क्या नाचती है, राधा क्या नाचती है। ओहो कैसा प्रश्न हो गया, राधा क्या नाचती है, क्या नाचेगी, इसका कहीं उत्तर आएगा ही नहीं। ठीक है, नाचना ये तो क्रिया ही है, और बचा क्या राधा। अब जो राधा है ये तो करता है, तो क्या नाचती है, क्या नाचने, क्या नाचती है, क्या नाचती है, इसका उत्तर हमें मिलता तो फिर सक्रमक होती। इसका मतलब इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, राधा क्या नाचती है, नहीं पता ही नहीं क्या नाचती है, नहीं पता है, तो कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, अकर्मक। जैसे बालक हंसता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हंसना है ये अकर्मक होती है, लेकिन वाक्य के अंदर 10% ऐसे भी होते हैं जहां पे अकर्मक क्रिया न होकर के सकर्मक भी हो सकती है। ठीक है, प्रश्न करके देखो, बालक क्या हंसता है, बालक क्या हंसता है, क्या हंसता है बताओ, सोना हंसता है, चांदी हंसता है, क्या उत्तर मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। ठीक है सर, क्या से तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो किसको भी लगा के देख सकते हैं, हाँ लगा के देखो, क्या नहीं तो किसको भी मिल जाए तो भी हमारा हमारी जो क्रिया होगी वो सक्रमक बनेगी। ठीक है, बालक किसको हंसता है, किसको हंसता है, अब पता नहीं किसको हंसता है, यदि उसका जिक्र कर देते, बालक किसको हंसता है, किसी दूसरे बालक का नाम दे दिया जाए, या किसी वस्तु के लिए नाम दे दिया जाए, किसी प्राणी के लिए नाम दे दिया जाए और फिर पूछा जाए, तो फिर वहां पे सकर्मक क्रिया हो सकती थी। जैसे यहाँ पे देखो, बालक बंदर पर हंसता है, बंदर को हंसता है या बंदर पर हंसता है। ठीक है, वैसे जो कर्म होता है उसका परसर्ग कोई होता है, बालक बंदर को हंसता है। ठीक है, यहां से प्रश्न करेंगे, बालक क्या से तो कोई प्रश्न नहीं बना, क्या से नहीं बना, इसका रीजन क्या है, क्या का क्या क्या से यदि प्रश्न किया जा रहा है तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निर्जीव मिलेगा। क्या से प्रश्न करे, क्या से प्रश्न करने पर, क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है, उत्तर नहीं है तो बात ही खत्म। यदि उत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है तो वहां पे कर्म तो होगा, तो कर्म कर्म होगा, लेकिन कैसा होगा, क्या से प्रश्न करने पर कैसा होगा, निर्जीव होगा। कर्म तो होगा लेकिन कर्म कैसा होगा, निर्जीव होगा, कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, बिना जीव वाला होगा। और किसको से प्रश्न करें, किसको से प्रश्न करें और उसका उत्तर हमें मिल जाए, तो वहां पे कर्म जो होगा वो कैसा होगा, सजीव होगा, कैसा होगा, सजीव होगा। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल डाला था कि बालक बंदर को हंसता है, बालक बंदर को हंसता है, बालक बंदर को हंसता है या बंदर पर हंसता है। वैसे परसर्ग इसका कोई होता है, वाक्य के अंदर आपको पर दिख जाएगा, लेकिन परसर्ग यानी इसका कारक चिन्ह जो होगा वो को होगा। ठीक है, बालक बंदर पर हंसता है, हंसता
है। ये वाक्य है और इस वाक्य में हम क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमारा प्रश्न प्रश्न का उत्तर मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, किसको लगा करके करेंगे। देखो, बालक क्या हंसता है, क्या हंसता है पता नहीं, कोई बात नहीं, कर्म है ही नहीं ऐसा मान लेंगे, लेकिन किसको लगा करके भी तो देखेंगे। बालक किस पर हंसता है, किसको या किसके ऊपर, ठीक है। बालक किसके पर का अर्थ होता है ऊपर, बालक किसको हंसता है या किसके ऊपर हंसता है, तो किसको हंस रहा है, बंदर को। तो बंदर कैसा है, सजीव कर्म, कैसा कर्म है, सजीव, बंदर सजीव है, सब जानते हो। ओके, इस प्रकार से आपको पता लगा लेना है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या जो होता है उसका कर्म यदि आ जाए तो कैसा कर्म रहेगा, निर्जीव, और किसको का कर्म आए तो वो क्या कैसा रहेगा, सजीव रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, सजीव। एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि क्या से प्रश्न किया जाए और हमें उसका कर्म मिल जाए, यानी कर्म का पता चल जाए, तो वो कर्म निर्जीव तो होगा लेकिन मुख्य कर्म भी कहलाएगा। ऐसा कर्म कहलाएगा, मुख्य कर्म भी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो किसको के द्वारा प्रश्न करते हैं और वहां पे कर्म मिल जाता है तो वो सजीव होने के साथ साथ, सजीव होने के साथ साथ में वो मुख्य कर्म भी हो सकता है या गौण कर्म भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ये जो अकर्मक क्रिया है इसका तो कोई प्रकार होता नहीं, अकर्मक क्रिया के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन सकर्मक क्रिया होती है, इसके प्रकार होते हैं। अच्छा, इसके भी प्रकार होंगे, बिल्कुल होंगे। सकर्मक क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया के प्रकार, क्या प्रकार होंगे इसके, इसके दो प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगी, एक क्रिया तो होगी, सॉरी, एक कर्म तो ऐसा होगा जिसमें एक ही कर्म हो, एक ही कर्म वाली क्रिया होगी तो उसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया। कैसे कहेंगे, एक कर्मक क्रिया। और एक होगी जिसके अंदर दो कर्म होंगे उसे कहेंगे द्विव कर्मक क्रिया। तो एक तो बनेगी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक क्या बनेगी, द्विव कर्मक क्रिया। कौन सी बनेगी, द्विव कर्मक क्रिया, द्विव कर्मक क्रिया, ठीक है। तो एक कर्मक क्रिया और द्विव कर्मक क्रिया, अब दोनों क्या होती हैं इनके बारे में भी समझ लो। एक कर्मक क्रिया का अर्थ हो गया वाक्य के अंदर यदि एक ही कर्म हो, एक ही कर्म हो, एक ही कर्म होगा तो एक कर्मक क्रिया होगी, और यदि दो कर्म हो तो द्विव कर्मक क्रिया। कितने कर्म हो, दो कर्म मौजूद हो तो फिर द्विव कर्मक। क्या एक ही वाक्य में दो कर्म भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तभी तो इसका प्रकार हमने डिवाइड किया है अलग से, द्विव कर्मक क्रिया, तभी तो हमने द्विव कर्मक क्रिया इसको कहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं द्विव कर्मक क्रिया क्या होती। एक कर्मक तो आप समझ गए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल डाला था, बंदर फल खाता है, बंदर फल खाता है, और कर्म के अंदर को प्रसर्ग होता है, ये ध्यान रखना है, को उसका कारक चिन्ह होता है, ये भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है। बंदर फल खाता है, यहाँ पे फल क्या है, कर्म है, ओके। कितने कर्म है इस वाक्य में, सर एक ही कर्म है, कितने कर्म है, एक ही कर्म है, तो ये कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया के अंदर भी कैसी क्रिया कहलाएगी, एक कर्मक क्रिया। हालांकि इतनी गहराई से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, और जो परीक्षा का स्तर है, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछने का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। हमें एक भी पॉइंट, एक भी बिंदु ऐसा नहीं रहेगा जो हमसे छूट जाए परीक्षा में आने वाला, ओके। तो एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, द्विव कर्मक क्रिया, इसका भी कोई उदाहरण बता दीजिए सर। चलिए देखते हैं इसका भी उदाहरण। राम ने
राम ने मोहन को, राम ने मोहन को पुस्तक दी, पुस्तक दी। ठीक है, राम ने मोहन को पुस्तक दी। इस वाक्य के अंदर हम प्रश्न करेंगे क्या और किसको। तो क्रिया क्या है, देना। देने से पहले लगाएंगे क्या, देने से पहले लगाएंगे क्या। राम ने मोहन को क्या दी, क्या दी। इसका आंसर हमें मिल रहा है पुस्तक। पुस्तक क्या है, कर्म, बिल्कुल कर्म। ओके, यहाँ पे एक और दोबारा से लगाएंगे। इसके बजाय हम पीछे भी लगा सकते हैं, यानी पहले लगाने का मतलब ये नहीं कि जस्ट इसके पहले लगाए, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो राम ने किसको पुस्तक दी। अब यहाँ पे आ गया किसको, किसको के साथ में सजीव करता आ गया। कैसा करता आ गया, सजीव। और क्या के साथ में प्रश्न किया तो कैसा करता आ गया, निर्जीव करता आ गया। ठीक है, ये कहलाएगा यदि इसमें कर्ता की बात की जाए, सॉरी कर्म की बात की जाए, तो मुख्य कर्म क्या है, तो मुख्य कर्म हमेशा ये बनेगा पुस्तक। ठीक है, मुख्य कर्म क्या बनेगा, पुस्तक। तो ये तो हो गया मुख्य कर्म। तो सर ये जो मोहन है ये कैसा कर्म है, ये गौण कर्म है। कैसा कर्म होगा, गौण कर्म। और गौण कर्म होगा तो वो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ज्यादा चांस इसके भी सजीव होने के रहते हैं, लेकिन मुख्य कर्म जो है वो हमेशा क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। तो ये समझ में आ गया होगा, द्विकर्म क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो, यानी वाक्य के अंदर दो कर्म होते हैं तो वहां पे द्विकर्म क्रिया होती है। जैसे मोहन और पुस्तक, ये दोनों कर्म है तो द्विकर्म क्रिया होगी। ओके, अब तक जो मैंने पढ़ाया है, अब तक जो मैंने पढ़ाया है, यानी क्रिया के जो प्रकार पढ़ाए हैं, उसमें हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया, और कर्म के आधार पे जो क्रिया होती है उसी के प्रश्न, उसी से प्रश्न परीक्षा में बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें 90% जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अकर्मक और सकर्मक क्रिया से ही पूछे गए हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमें तो बिल्कुल जीरो से और टॉप तक पहुंचना है। तो आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रकार, रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। किसके आधार पे देखेंगे, रचना के आधार पे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया, ये हमें पढ़नी है। ओके, रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर क्रिया होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त। इतना ही लिख देता हूं, संयुक्त क्रिया, क्योंकि क्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं ना। संयुक्त क्रिया होगी। दूसरी नाम धातु क्रिया, क्या होगी, नाम धातु क्रिया। इनके जो प्रकार हैं इनसे भी प्रश्न बन सकता है कि रचना के आधार पे निम्न में से क्रिया का कौन सा प्रकार है या नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। ओके, इसके अलावा होती है एक प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक, जिसमें प्रेरणा दी जाए, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में होगी एक होगी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी होगी, 4 नंबर पे पूर्वकालिक क्रिया। और 5 नंबर पे रहेगी कृदंत क्रिया। ऐसी क्रिया, कृदंत क्रिया। सर इतने प्रकार कैसे याद होंगे, अरे नहीं करना है, इतने प्रकार याद भी नहीं करना है, नॉर्मल इनका नाम याद रख लेना है। ठीक है, रचना के आधार पे क्रिया के प्रकार पूछें तो ध्यान रखना है 5। रचना के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार, 5। कर्म के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार, 2। अच्छे से याद रखना है ये। ठीक है, और काल के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार, 3। कर्म के आधार पे पढ़ ली। अब देखेंगे रचना के आधार पे, 1 नंबर पे संयुक्त क्रिया। 1 नंबर पे पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होगी,
एक नंबर पे पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया एक नंबर पे पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लो बस, क्योंकि मैंने बताया प्रश्न ज्यादातर 90% जो प्रश्न बनते हैं वो क्रम के आधार पर जो क्रिया के प्रकार होते हैं वहीं से बनते हैं, और इनमें बनते हैं तो नाम पे बनते हैं, फिर भी इनको हमें जानना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। ओके, तो संयुक्त क्रिया क्या होगी? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया एक साथ आ जाए, एक ही वाक्य में आ जाए, तो वो क्रिया कहलाएगी संयुक्त क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी? मैंने आपको बताया जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, देखो लिख देता हूं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न 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 अर्थ वाली क्रियाएं, अर्थ वाली क्रिया, भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ आ जाए, एक साथ आए, एक साथ आए तो वे कैसी क्रिया होंगी? संयुक्त क्रिया होती हैं। तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली, एक जैसे अर्थ वाली तो दो, कोई मतलब नहीं। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ आए तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। सर अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अब उदाहरण के माध्यम से आपको, उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ आ जाएं तो वहां पर होती है, वहां होती है संयुक्त क्रिया। जैसे राम ने भोजन कर लिया। अब समझ में आ जाएगा। देखिए इस वाक्य में दो क्रिया आ रही, एक तो क्या है? करना, एक तो क्या है? करना, और एक क्या है? लेना। दो क्रिया आ गई, दोनों का अर्थ अलग है, करना और लेना। ठीक है, तो राम ने भोजन कर लिया, इसमें दो क्रिया आ गई, इस कारण से ये कैसी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। और उदाहरण देखो, मोहन ने फल खा लिया। यहाँ पे देखो खाना और लेना, ये दो क्रिया आ गई, तो कैसी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। अब समझ में आया? ओके, तो ये थी संयुक्त क्रिया। अब इसके बाद में कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है इसको भी हम देखेंगे। नाम धातु क्रिया, कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब ये देखो, एक शब्द है नाम धातु और दूसरा है क्रिया। क्रिया तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन ये नाम धातु क्या होती है? नाम धातु जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द यदि धातु की तरह, ये तीनों शब्द हैं वो क्रिया की तरह प्रयुक्त होने लग जाए तो उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहेंगे? संज्ञा, एक तो होगी संज्ञा, दूसरा क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्या होगा?
सर्वनाम, और तीसरा क्या हो सकता है, विशेषण। अरे जितने भी विकारी शब्द है ना, उनमें से ये तीन, चौथा तो प्रकार हम पढ़ ही रहे हैं, तो तीन चार प्रकार से, चार में से तीन हमारे यहाँ पे काम में आ गए। क्या, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसकी तरह प्रयुक्त हो, धातु की तरह प्रयुक्त हो। धातु हमने पढ़ ली थी, धातु की तरह प्रयुक्त हो, ठीक है, धातु की तरह प्रयुक्त हो और उनसे क्रिया बना ले, प्रयुक्त हो तथा उनसे जो क्रिया बनेगी, जो क्रिया बनती है, बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये नाम धातु से बनेगी, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो होते हैं ना, ये धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उसे कहते हैं नाम धातु। और उसको हम क्रिया के रूप में प्रयुक्त कर दें तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहते हैं। सर अभी समझ में नहीं आया, आ जाएगा। देखिए उदाहरण, जैसे मैंने कहा हाथ, बताओ हाथ क्या है। सर ये हाथ तो वही है जो पार्ट होता है हमारे शरीर का, हाँ वही है, तो पार्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। सर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम होता है उसे कहते हैं संज्ञा। तो ये क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा जो है ये नाम धातु की तरह प्रयुक्त हो, यानी इससे हम बना दे क्रिया। क्या बना दे, क्रिया। बना के दिखाओ, बना देते हैं। हाथ से बन गया हथियाना, हथियाना, हाथ से क्या बना दिया हमने, हथियाना बना दिया। ओके, तो ये क्या है, क्रिया का रूप ले लिया। अब इसने संज्ञा से बनी क्रिया है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी जो क्रिया होगी वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। अच्छे से समझ लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्या, नाम धातु क्रिया। इतना बड़ा याद नहीं रखने की जरूरत है, तो इतना याद रख लो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी जो क्रिया होती है उसे कहेंगे नाम धातु क्रिया। ठीक है सर, संज्ञा से समझ में आ गई। सर्वनाम से बता दो, सर्वनाम से भी देख लो, सर्वनाम से भी बन सकती है और विशेषण से भी बन सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम ने हमने सर्वनाम के अंदर इसको पढ़ा था। ठीक है, अपना निजवाचक सर्वनाम हो गया ना। अब इससे क्या बन सकता है, इससे बनेगी क्रिया है अपनाना, अपना लेना है ना, यानी ग्रहण कर लेना। ओके, तो अपना से बन गया अपनाना। विशेषण से भी बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। विशेषण से क्या बनेगी, जैसे सूखा, सूखा क्या है, विशेषता बता रहे, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो सूखा से क्या बन सकता है, सूखा से बनेगा सूखापन। क्या बनेगा, सूखापन। ठीक है, और देखो जैसे हल्का है, हल्का से क्या बन जाएगा, हल्कापन। ठीक है, चिल्लाना, चिल्ला, चिल्ला से चिल्लाना, ये भी क्रिया बन जाएगी नाम धातु। ओके, इस प्रकार से ये नाम धातु क्रिया होती है। इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको समझ में आ गया, तो इससे कहीं भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और चला जाए तो मेरे को बता देना, बस इससे तो ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूं। ओके, चलो, नाम धातु क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त और नाम धातु क्रिया के बाद में कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। एक होगी प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया और फिर कृदंत क्रिया। तो कौन सी पढ़ेगी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, अरे भाई ये क्या है, ये बड़ी सिंपल है। प्रेरणार्थक यानी वाक्य के अंदर जहां प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणा का अर्थ हो गया कर्ता स्वयं काम न करके, स्वयं कार्य ना करके, ना मैं करके, ना को हटा दो, नहीं करो, न करके दूसरों से कार्य करवाए,
दूसरों से कार्य करवाए। अब कार्य तो हो रहा है वहां पे, कार्य करवाए, लेकिन जो करता है वो खुद नहीं करके दूसरे से करवा रहा है। ठीक है, कर्ता स्वयं ने करके दूसरे से करवा रहा है, तो वहां पे क्या कैसी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी, यानी किसी के द्वारा प्रेरित करने पर जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सरपंच ने गांव में, या सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, सरपंच ने तालाब बनवाया। सरपंच ने क्या बनवाया? तालाब। अच्छा सरपंच होगा, बनवा दिया होगा, नहीं तो कुछ सरपंच तो ऐसे होते हैं जो बनवाते ही नहीं, है ना, बिना बनवाए ही बजट उठा लेते हैं। तो सरपंच ने तालाब बनवाया। मैं किसी को भी डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मजाक के तौर पे बोल रहा हूं। सरपंच ने तालाब बनवाया, यहाँ पे तालाब बनवाना, ये बनवाना तो क्रिया तो हो रही है, बनवाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, बनाना खुद के द्वारा होता, और बनवाया यानी किसी दूसरे के द्वारा बनवाया। ठीक है, तो कार्य तो सरपंच ने किया, करवाया, लेकिन खुद ने नहीं करके दूसरों से करवाया है। और दूसरों से जब कार्य करवाता है तो वहां पे होती है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरों से कार्य कराना, कार्य करवाना। ओके, कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, अब देखेंगे इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होती है? पूर्वकालिक, अरे इनके नाम में ही अर्थ छुपा है। पूर्वकालिक क्रिया, कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है? दो क्रियाएं आ जाती हैं। जब वाक्य के अंदर दो क्रियाएं आ जाएं और जो दूसरी क्रिया है उस क्रिया से पहले पहले वाली क्रिया है वो संपन्न हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देता हूं। वाक्य में यदि दो क्रियाएं, संयुक्त क्रिया भी पढ़ी थी ना हमने, संयुक्त क्रिया भी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हट करके है, वैसे संयुक्त की तरह ही है। वाक्य में दो क्रियाएं, जिनमें दो क्रियाएं आए, जिनमें पहली क्रिया क्या हो चुकी हो? पूर्ण हो चुकी हो, पूर्ण हो चुकी हो, तो वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। यानी दो क्रियाएं आएंगी लेकिन पहली वाली जो क्रिया है ना वो क्रिया पूरी हो चुकी होती है, यानी वो कार्य है वो पूरा हो चुका होता है। जैसे मदन खाना खाकर सो गया, सो गया, ठीक है। अब वैसे तो सोना, जाना, ये सारी क्रियाएं हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया भी आ रही है, खाकर। ये संयुक्त क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है ना, संयुक्त क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। लेकिन जब खाकर के आए और ऑप्शन में आपको संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दोनों दे रखी हो तो यहाँ पे देखना खाकर, ये जो है ये करके के संदर्भ में आता है, करके यानी कार्य एक कंप्लीट हो गया। जब एक क्रिया में कार्य कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी, ना कि संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर है? ये अच्छे से समझ लेना है। खाकर के सो गए, यानी पहले क्या काम किया? खाया, खाना खाया,
खाना खाने के बाद में सो गया, नींद आ गई, है ना। तो खाना जो है खा करके, ये खाना तो ऑब्जेक्ट है, ये भी कर्म है, ये क्या है, कर्म है, ये तो क्या है, कर्म है, और ये खाना जो है ये क्रिया है, ठीक है। इसको हम समझेंगे भोजन से, इसका अभिप्राय होता है भोजन, ठीक है। यानी भोजन खाकर के सो गया, तो खाकर इसके अंदर कौन सी क्रिया आएगी, पूर्वकालिक क्रिया आएगी। अब समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार कौन सा है सर, 4 प्रकार हो गए इसके, हाँ हो गए, तो 5वां प्रकार और रह गया ना। 5वां प्रकार क्या है, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कौन सी क्रिया है भाई, कृदंत क्रिया। अब जो आगे की क्रिया है इनको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया। कृदंत क्रिया क्या होती है, देखते हैं। कृदंत क्रिया, यदि क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ दें, यदि क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ दें तो फिर वो सॉरी, क्रिया के अंत में कोई नया प्रत्यय जोड़ दें, कोई पहले से क्रिया है और उसमें एक प्रत्यय और जोड़ दें, तो इस प्रकार से निर्मित जो क्रियाएं होती हैं वो होती है कृदंत क्रियाएं। जैसे चल, चल, ये भी चल से हमें पता चल रहा है ये धातु है, मैं इस धातु के अंत में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ना, ठीक है। अब ये क्रिया बन गई और ये क्रिया कैसी कहलाएगी, कृदंत क्रिया कहलाएगी। चल प्लस ना जोड़ेंगे तो चलना बन गया, है ना। जैसे मैंने कहा लिख, लिख, आपको आदेश दिया जाए, आपसे करवाया जाए तो फिर लिखना में है वो कौन सी बनेगी, कौन सी क्रिया बनेगी, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, लिखवाया। लेकिन यहाँ पे लिख प्लस ना जोड़ेंगे तो लिखना, ये कृदंत क्रिया होगी। यानी ये मानो धातु के अंत में हमें ना जुड़ा हुआ मिल गया तो वो कृदंत क्रिया होती है। वैसे ये क्रिया में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये कहलाती है कृदंत क्रियाएं। इसके बाद में हम इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, काल के आधार पर क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया होती है 3। काल के आधार पर क्रिया कितनी होंगी, 3। कौन कौन सी होंगी, अरे काल 3 प्रकार के होते ना, काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया कितनी होंगी, 3 होंगी। क्यों, क्योंकि काल भी 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा काल होता है, एक तो होता है वर्तमान काल, एक तो होता है वर्तमान काल, कौन सा होता है, वर्तमान काल। और कौन सा काल होता है, भूतकाल होता है। कौन सा काल होता है, भूतकाल। और कौन सा काल होता है, भविष्यत काल होता है। कौन सा काल, भविष्यत काल, ठीक है सर। ये काल का तो हमें पता है तो क्रिया का भी पता चल जाएगा। वर्तमान काल की जो क्रिया होगी उसे कहेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी कहेंगे, कालिक जोड़ दो, बस काल तो लिखा है, एक प्रत्यय और जोड़ दो, ठीक है। वर्तमान कालिक क्रिया। भूतकाल वाली क्रिया को क्या कहेंगे, भूतकालिक क्रिया। तो ऐसे तो हम भविष्य काल की जो क्रिया है उसको भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे, बिल्कुल, इसे कहेंगे भविष्यकालिक क्रिया। हाँ सर ये तो बड़ा इजी है, तो ठीक है, समझ में आ गया। वर्तमान काल की क्रिया होगी वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकाल की क्रिया होगी भूतकालिक क्रिया, और भविष्यत काल की क्रिया होगी तो भविष्यकालिक क्रिया। अब ये इसके लिए वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण देखो भाई, सीधा सीधा है। वर्तमान काल की क्रिया, जैसे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ सर ये तो हमने देखे थे अंग्रेजी के अंदर टेंस सीखते समय। अंग्रेजी में टेंस सीखते समय अक्सर जो गुरुजी होते हैं वो हिंदी वाली पहचान बताते हैं, हालांकि वो ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में ये ठीक भी है। ओके, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये कौन से काल का बोध कराते हैं, वर्तमान काल का। और इस प्रकार की जो क्रिया होंगी वो क्या होंगी, वर्तमान कालिक क्रिया। सर उदाहरण से बताइए, जैसे मोहन
खाना खा रहा है, खा रहा है। ओके, क्या आ गया, रहा है। तो कैसे का कौन सा रहेगा, वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक है तो वर्तमान कालिक क्रिया होगी। इसका भी बता दो, उसने पाठ पढ़ा, उसने पाठ पढ़ा, उसने पाठ पढ़ा। अब ये पढ़ा, ये भूतकाल का बोध करवा रहा है तो भूतकालिक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, भूतकालिक। सर ये तो उदाहरण तो बता दिया, इसकी पहचान क्या होगी। अरे इसका पहचान, इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, जैसे पढ़ा, पढ़ी या पढ़े, या तो इस प्रकार के वर्ड आ जाए, या फिर उनके अंत में था, थी, थे, इस प्रकार के वर्ड आ जाए, तो वो होती है भूतकालिक क्रिया। अच्छा, भविष्यकालिक क्रिया होगी, इसकी क्या पहचान होगी, इसमें आ जाएगा रहा, होगा, यानी होगा आ जाए, होगी आ जाए, या होंगे आ जाए। वह खाना खा रहा होगा। ओहो, भविष्य की बात की जा रही है, तो कौन सी, भविष्यकालिक क्रिया। ओके, उदाहरण भी मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंकिंग फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके।